हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे नीट 2023 में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में से कहां से वो क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर प्लस 2 इज मोर देन कॉपर प्लस सोल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, यानी कॉपर प्लस 2 की मोर स्टेबिलिटी क्यों है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाइड्रेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये है आपका क्लास 12th में से आपका चैप्टर नंबर है 8, द D&F ब्लॉक। उसी का पेज नंबर है 226। क्या है पेज नंबर 226? वहां से ये आया हुआ आंसर है और यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रेशन एनर्जी। ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी का, आप साफ साफ देख सकते हो डिटेल के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिस्ट, यानी हमसे पूछा कि हेट्रोजीनस कैटालिस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कैटालिस्ट बाय H+, decomposition of ozone in the presence of nitrogen monoxide. थर्ड है combination between dinitrogen and dihydrogen to form ammonia in the presence of finely divided iron. And fourth है oxidation of sulfur dioxide into sulfur trioxide इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन। तो हमसे क्या पूछा है? हेट्रोजीनस कैटलिस्ट पूछा है। तो ये हमारा क्लास 12th में कौन सा? क्लास 12th में चैप्टर नंबर है कौन सा? 5, दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री, और उसका पेज नंबर है कौन सा? 129। वहां से ये आया हुआ आंसर है। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने एनसीईआरटी का, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर ये चीज मेंशन की गई है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थर्ड, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइहाइड्रोजन एंड डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड। ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया? विच अमोंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्टली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। यहाँ पर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 4 ग्राफ दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एनसीईआरटी से है। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है आपका क्लास 11th का, चैप्टर नंबर है 5। क्या नाम है चैप्टर का? स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या नाम है? स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर है वहां से आया हुआ है। अब आप पूछोगे पेज नंबर क्या है इसका? तो पेज नंबर है 141। वहां पर ये ग्राफ डायरेक्टली दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक तो ये P1/V है या ये सिंपल V है, ये चीज याद रखनी है। ये वाला तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल क्या है, यहाँ पर ये देखना है कि ये टेम्परेचर जो दिए हुए कौन सा हाईएस्ट है। तो यहाँ पर ये T1 हाईएस्ट होता था, इसलिए ये गलत हो गया। ये ऑपोजिट इस टाइप से होना था, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1। एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसेशन रीजन का। अब ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया? गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है एसेशन रीजन। एसेशन बोला गया है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। इन्होंने बोला कि एक रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। रीजन दिया है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। अब सिंपल समझिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये कोई भी रिएक्शन है उसमें जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है, और फिर इन्होंने बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो आपको बताता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे आप स्टार मार्क लगा सकते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है पहले उन्होंने इसका आंसर क्या दिया था? उन्होंने इसका आंसर फर्स्ट दिया था कि भाई दोनों करेक्ट है, और फिर उन्होंने बोला था कि यहाँ पर ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। बट यहाँ पर अब उन्होंने भी आंसर की चेंज कर दी है, और ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। बट अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी को किस फॉर्म में लिखती है? EA की फॉर्म में लिखती है, जो कि जीरो नहीं हो सकती है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन काफ़ी हार्ड हो जाती है उसको EA इक्वल टू 0 करना। बट इसीलिए यहाँ पर अब जो है वो चेंज कर दिया गया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने। ऑफिशियल आंसर की में मुझे नहीं पता कि क्या आंसर आएगा। अगर आप बहुत लेट इस वीडियो को देख रहे हो तो वो ऑफिशियल आंसर की आएगी, तभी इसका आंसर करेक्ट पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें और इसमें कन्फ्यूज है। अब मैं आपको बता देता हूँ थर्ड वाले में। एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो हो गई तो यहां पर क्या होगा? हर एक एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो वहां पर कुछ ना कुछ, जब ब्रेक बॉन्ड होंगे बनेंगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पर वो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ना कुछ तो लगेगी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो है वो साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, जो अरेनियस कंसेप्ट है वो तो दिया हुआ है पेज नंबर 113 पर, बट अगर आप पेज नंबर 117 के बिल्कुल लास्ट में देखोगे, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, तो उसके बिल्कुल
लास्ट में देखोगे वहां पर लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड इक्वल टू काइनेटिक थ्रेशोल्ड इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस सम एनर्जी। तो यहां पर ये चीज आपका पता होना चाहिए कि ये वहां पर आई हुई है एनसीईआरटी से ही। तो यहां पर क्या है कि आपका जो ए है वो फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग आंसर इसका आता है ऑप्शन नंबर 3। अब ये कौन से चैप्टर से है? ये है क्लास 12th से, चैप्टर नंबर है 4 केमिकल काइनेटिक्स, और पेज नंबर 117 का ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने, और पेज नंबर 113 पे आरएनएस कंसेप्ट पूरा डिटेल में बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन लेजिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड कलर विद Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पर बोला गया कि किसके अंदर जो है वो ब्लड रेड कलर हमें दिखाई देगा Fe3+ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या चीज बनेगी तब दिखा, NaSCN FeCN5NOS-4 FeSCN+2 Fe4 FeCN6(3)H2O। तो देखिए ये आपका जो ऑर्गेनिक, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। ये है हमारा क्लास 11th चैप्टर 12 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और वहां पर पेज नंबर है क्या 363, वहां से आया हुआ ये क्वेश्चन है साफ साफ। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 FeSCN+2, और यहाँ पर ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज मेंशन की गई है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। इन्होंने बोला कि ये रिएक्शन देखिए और फिर प्रोडक्ट हमें बताना है। यहाँ पर इन्होंने दिया क्या, 3-मिथाइल-ब्यूटेन-2-ओल और HBr के साथ रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या बनेगा, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो सिंपल समझिए, यहाँ पर ये जो OH है ये H+ के साथ में जो है वो रिएक्ट करेगा और ये OH की फॉर्म में निकल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है आपका, टर्सरी होता है, और फिर ये Br जो टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ में जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 4। बट एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहाँ पर ये जो क्लास आपकी 12th है, क्लास 12th है, चैप्टर नंबर आपका 11 है, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। क्या है, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। उसमें पेज नंबर 343 में देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.6, ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने। यहां पर देखिए इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, सेकंड वाला बोला HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। अब उसमें बी ऑप्शन में बस इतना ही चेंज किया गया, यहां पर 3-मिथाइल-ब्यूटेन-2-ओल था और वहां पर 2-मिथाइल-ब्यूटेन-2-ओल है। बाकी आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन अगर आपने किया है तो फिर 3-मिथाइल आएगा, 4-मिथाइल आएगा, तब भी आप इसको कर पाओगे। तो यहाँ पर ये आपका एग्जैक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन उठाया गया और इसीलिए आप एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करना। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट K एक स्क्वायर है, B है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल्ड कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट द इनिशियल रेट वुड बी। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हम B को जो है वो क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और A की जो कंसंट्रेशन है उसको ट्रिपल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो रेट क्या हो जाता है हमारे सामने, पहला तो क्या है A का स्क्वायर है और B है, फिर A को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो ट्रिपल का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो इसका रेट क्या हो जाए, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 6, 9, 3 या फिर 9। तो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ द 9। और ये आपको बताता हूं कि ये कहाँ से आया हुआ है, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स। क्लास कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी 12th, चैप्टर हो गया 4 केमिकल काइनेटिक्स, पेज नंबर 105। अब यहां पर देखिए पेज नंबर 105। अब यहां पर देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4.4। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन्होंने सेकंड ऑर्डर बोल दिया है। अब यहां पर इन्होंने स्क्वायर लगा दिया, वहां पर इन्होंने सेकंड ऑर्डर बोल दिया है, बस इतना ही चेंज किया गया है। और अगर इसका आंसर आप देखोगे तो वही सेम इसका आंसर निकल कर आता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ द 9। यही सेम आंसर है, बस इस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की गई है। और ये रेट वाला पूरा फैक्टर जो है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 101 पर पूरा जो है वो रेट क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, ये सब कुछ पेज नंबर 101 पे बताया भी गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 8th के बारे में। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 8th आ गया। यहां पर देखिए
मैच द लिस्ट विद कॉलम लिस्ट 2। यहाँ पर कोक दिया है, डायमंड दिया है, फ्लोरीन दिया है और हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ग्रेफाइट दिया हुआ है। अब यहाँ पर सिंपल सा समझिए, हमारा कोक जो होता है वो हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जो डायमंड होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है। फ्लोरीन जो होता है वो केग लाइक मॉलिक्यूल होता है और ग्रेफाइट को हम यूज कर सकते हैं ड्राई लुब्रिकेंट्स की फॉर्म के अंदर। अब देख लेते हैं, ए हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, ए हमारा थर्ड के साथ केवल 2 ऑप्शन के अंदर जा रहा है। बी देख लेते हैं फर्स्ट के साथ में, बी फर्स्ट के साथ में यहाँ पर नहीं जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो ये हमारा आंसर आएगा। सी हमारा फोर्थ के साथ में जा रहा है, डी हमारा थर्ड के साथ में, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। कौन सा चैप्टर है, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11th है द पी ब्लॉक, और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 326 एंड 327। अब ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पर डायमंड के बारे में बताया गया है, फिर आगे वाले पेज में आपका ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन वगैरह के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ये यहीं से आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम एज ए कोफैक्टर। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। मैग्नीशियम प्ले एन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन एंड द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू 0.2 से लेकर 0.3 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। ऑल एंजाइम, यहाँ पर कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम आना था, गलत हो गया। बोन इनर्ट नहीं होती है, चेंज हो जाती है, ये गलत हो गया। मैग्नीशियम नहीं, यहाँ पर कैल्शियम आना था, ये गलत हो गया। डेली रिक्वायरमेंट वहाँ पर मिलीग्राम लिखा है, इन्होंने ग्राम कर दिया। अब मिलीग्राम को ग्राम करोगे तो वही आएगा 2.2 और 0.3 आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अब बता देता हूँ, ये आपका क्लास 11th चैप्टर नंबर 10th दी एस ब्लॉक, और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है ये आपका 312 से। क्लियर है, वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है ये, और वहां पर आपको ये देखिए आपके सामने स्क्रीनशॉट है, सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द 2 एलिमेंट ए एंड बी। इन्होंने बोला है कंपाउंड बनता है 2 एलिमेंट से एंड बी। तो जो बी एलिमेंट है फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी वो बनाता है CCP स्ट्रक्चर, एंड एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी बोला है कि ए जो है वो 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। इफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है XY, द वैल्यू ऑफ X + Y बताना है हमें। X + Y बताना है, कितना आएगा 4, 3, 2 और 5। अब ये बताता हूँ, ये है हमारा क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, और उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.15। क्लियर है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर क्या आएगी वैल्यू आपकी, X+ आएगी, यहां पर आएगा A3 और B2, तो इस टाइप से यहां पर आएगा, सॉरी A2 B3 आएगा, A2 B3 आएगा। तो ये 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो 2 + 3 पूछा, 5 आ गया आंसर, यहां पर ये आ जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11th क्या बोला गया है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछा गया। होमोलेप्टिक का मतलब है जहाँ पे सेम लिगेंड हो, मतलब लिगेंड अलग अलग ना हो, एक ही टाइप का लिगेंड हो, उसको बोलते हैं यहाँ पर। पहले इन्होंने दिया है डाई एमाइन क्लोरो डाई नाइट्रो क्लोरिडो नाइट्रो एन प्लेटिनम। सेकंड दिया है पेंटा एमाइन कार्बोनेट कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और फिर दिया है ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, और यहाँ पर दिया है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलोनी एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर देखिए किसके अंदर केवल एक ही हमारे सामने लिगेंड दिखाई दे रहा है, वो है हमारा ऑप्शन 4। यहाँ पर केवल एक टाइप का लिगेंड हमें दिखाई दे रहा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ये जो इसका फॉर्मूला है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। क्लियर है, और ये कहाँ से है आपका क्लास 12th में चैप्टर नंबर हो गया आपका 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और पेज नंबर हो गया आपका 248। वहाँ पे होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बताया गया, वहीं से आपका ये आंसर आता है। आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपका सामने स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बता देता हूँ। क्लास नंबर 11 चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वहाँ का पेज नंबर 129 क्या है, पेज नंबर 129 से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है। और यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाला ऑप्शन 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इंडियम दिया हुआ है, यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया हुआ है, यहाँ पर थैलियम दिया हुआ है, यहाँ पर भी थैलियम दिया हुआ है। अब देखिए सिंपल सा समझिए, बोरॉन फॉर्मूली है, बोरॉन फॉर्मूली में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। ये चीज़ वहाँ कहाँ पर दी हुई है, पी ब्लॉक के अंदर दी हुई है। कहाँ पे दी हुई है, पी ब्लॉक के अंदर दी हुई है, पेज नंबर 318 के ऊपर। क्लियर है। तो अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका नीचे जाएंगे तो यहाँ पर थेलियम में +1 स्टेबिलिटी ज़्यादा है +3 से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। और ये एल्यूमिनियम में ये वाला ना तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा थी, बट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल भी है 11.1, ये भी स्क्रीनशॉट आपके सामने दोनों है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज द लेबल एज रीजन। असर्शन रीजन दिया है, हीलियम इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डिवाइडिंग एपरेचर्स। इन्होंने बोला कि हीलियम जो है वो हम डाइल्यूट ऑक्सीजन करके उसमें डाइविंग एपरेचर्स में यूज करते हैं। हीलियम हैज हाई सोल्युबिलिटी ऑन ऑक्सीजन। इन्होंने बोला इसको लिए यूज करते हैं क्योंकि हीलियम जो है उसकी हाई सोल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन नहीं, वो ब्लड में होती है। ये गलत बोल दिया गया। तो यहाँ पर ए जो ट्रू है और बी क्या है, आर क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा। अब ये कहाँ से है, ये क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक, वहाँ से है। पेज नंबर है 211 यहाँ पर ये आ जाता है। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने एज इट इज मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट किया गया है, आपके सामने है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला, एटम्स ऑफ द ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 हो गए, तो ए वाला तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, ये तो नहीं आएगा। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये दिया हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो बी वाला हमारा करेक्ट होना ही होना चाहिए। ओके, ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो द सेम केमिकल। एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है, तो सी भी हमारा करेक्ट होना चाहिए। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये गलत है, ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते हैं। न्यूक्लियन एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड द एटम अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, और ये हमारे सामने एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है, एनसीईआरटी का क्लास 11th में चैप्टर नंबर है ये 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। कहाँ से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अलग अलग पेज नंबर पे है, पेज नंबर 29 पे है, 31 पे है, 35 पे अलग अलग स्टेटमेंट है। सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। ये रहा, यहाँ पर पहला तो ये टेबल है, यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स इन्होंने बोला है। फंडामेंटल पार्टिकल में टेबल में 3 लिखे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके मास वगैरह के बारे में डिटेल है, तो मास इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका आ जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका ये जो सारे सिस्टम है कि न्यूक्लियन किसको बोलते हैं और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी आपके सामने स्क्रीनशॉट पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे यहाँ से ऑप्शन आ जाते हैं एज इट इज। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया कि यानी हमें बताना कि कौन सी जो है वो गलत स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है। ओके, हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम द ऑयल, द एचएच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, और हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पर कौन सी है, पहला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, ए बी सी हमारी करेक्ट है। तो ए बी सी ये तो हमारी गलत हो गई, तो हमारी यहाँ पर नोट करेक्ट पूछा तो डी ई ऑप्शन आ जाएगा। अब ये कहाँ से है, ये हाइड्रोजन वाले चैप्टर से है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर है 9, क्लास 11 का चैप्टर नंबर है 9। ये आपको अलग अलग पेजेस पे दिखाई देंगे, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। पेज नंबर 286, 287, 288, 294 इस टाइप से है, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन की हुई है डिटेल के अंदर, और एनसीईआरटी से ही सारी स्टेटमेंट आई हुई है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, गिवन बिलो द गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है यहाँ पर, ये और एक्स करके बोला गया, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, एराइल हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड का, विनाइलिक हैलाइड का, या फिर बेंजाइलिक हैलाइड का।
तो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, उसके एडजेसेंट के लगते हुए क्या लगा हुआ है हमारा हेलोजन ग्रुप, एक्स यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है। और ये किसका एग्जांपल है, ये है हमारा एलाइलिक हैलाइड का। किसका आंसर आ जाएगा, इसका एलाइलिक हैलाइड हमारा आंसर आ जाएगा। ये है क्लास 12th में, चैप्टर नंबर है 10, कौन सा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, पेज नंबर होगा 290। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहीं से ये आया हुआ आंसर है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हम 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया भैया। इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए, यहाँ पर हमें ए बताना है कि ए क्या है। ये हमारे सामने है, इसमें जिंक Hg और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन होती है, यानी जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका केटोन वाला ग्रुप है, ये जो O है यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये कहाँ से आया हुआ है, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लास 12th में, चैप्टर नंबर आपका 12th है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, पेज नंबर है आपका 369। तो यहीं से ये आया हुआ आंसर है। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने, पोज करके आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो सारे आराम से डिटेल में, अगर आपको पढ़ना है, या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलिए और वहां से देख लीजिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, यहाँ पे कंडक्टिविटी दे दिए इतनी, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया 60 ओम, द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इन्होंने पूछा है, और ये 4 यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दे दी है। सिंपल सा है, कौन से चैप्टर से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पेज नंबर है 78। सेल कांस्टेंट निकालना होता है तो कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू R इंटू के। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सामने आंसर आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.26 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है, तो यहां पर हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा ऑप्शन 2। ये रहा स्क्रीनशॉट में फॉर्मूला आपके सामने साफ साफ दिया हुआ है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज द लेविस एसिड, लेविस एसिड की तरह कौन सा मॉलिक्यूल एक्ट करेगा, H2O, BF3, OH- या फिर NH3। तो यहाँ पर सिंपल है, आपका जो BF3 है यहाँ पर पूरा कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है, और यहाँ पर ये किस तरह से बात करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये आपका लेविस एसिड की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। कहाँ से आया हुआ है, क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 7th है, इक्विलिब्रियम, पेज नंबर है आपका 78। तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है, सॉरी पेज नंबर है भैया 216, पेज नंबर 216। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने, यहाँ से ये आया हुआ आंसर है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। Given below the two statement, a unit formed by the attachment of a base to the one position of sugar is known as the nucleoside. When nucleoside is linked to the phosphorus acid at fifth position of sugar moiety, we get nucleotide. तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, when nucleoside is linked to the phosphorus एसिड, फोस्फोरस एसिड नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे फोस्फोरस एसिड अचीव नहीं होता, ये गलत लिख दिया गया इन्होंने। तो हमारी फर्स्ट वाली करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, हमारी फर्स्ट करेक्ट है, ये तो फॉल्स ही दे दी इन्होंने दोनों। फर्स्ट हमारी करेक्ट है और सेकंड हमारी क्या है, फॉल्स है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा। ये कौन सा चैप्टर है, क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल, पेज नंबर 428। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने, यहाँ पर डिटेल में एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, वही कॉपी पेस्ट की गई है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है द रिलेशन बिटवीन द एनएम, एनएम क्या यहाँ पे, द नंबर ऑफ परमिजिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी यहाँ पर ये एनएम में सिंपल बोला गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर एल इज, और इन्होंने पूछा है कि एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर क्या होगा, एल इज इक्वल टू 2n+1 होगा, या फिर n इज इक्वल टू 2l² + 1 होगा, n इज इक्वल टू l+2 होगा, या फिर l इज इक्वल टू nm-1/2 होगा, क्या होगा। तो ये कहाँ से आया हुआ है, ये आपका क्लास 11th में, चैप्टर नंबर आपका 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका पेज नंबर है 55, वहाँ पे क्वांटम नंबर दिया हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वहाँ से आया हुआ है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू क्या होता है, 2l+1। अब देखिए ये +1 है तो ये इधर जाके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2l, तो l क्या हो जाएगा, m-1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर l इज इक्वल टू n-1/2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने, यहीं से आया हुआ एज इट इज, ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा।
चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। अमोंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज NH3, AlCl3, BeCl2, CCl4, PCl5। इन्होंने बोला कि किसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने ऐसे हैं जिनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर से आया हुआ क्वेश्चन है, पेज नंबर 103 से लेके 105 तक है। वहां पर पूरा बताया गया कि किस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको काउंट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं NH3 में, तो 3 तो बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 × 2 = कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इसके पास में लोन पेयर हो गया, 2 ये हो गए, तो +2 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, हमसे पूछा है नोट 8 इलेक्ट्रॉन। AlCl3 में केवल 3 ही यहाँ पर आपके जाएंगे, कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, केवल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास में नहीं होगा। BeCl2 में कितने हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी नहीं होगा। CCl4 में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 8 है, इसके पास में 8 है। PCl5 में Cl5 तो हो गई सिंपली, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी NCERT में दिया हुआ है PCl5 वाला, तो साफ साफ। तो यहाँ पर इसके पास में कितने हो गए, 10 हो गए, इनके पास में 2 हो गए, इसमें 6 हो गए, तो यहाँ पर 8 वाले 2 हैं और 3 ऐसे हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ये रहा आपके सामने स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पे डिटेल के अंदर, बाकी आप अलग अलग देख सकते हो, इसी टाइप से निकालने होते हैं, और PCl5 वगैरह का दिया भी हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये पेज नंबर 103 से लेकर 105 तक पूरा डिटेल में बताया गया है। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन द इंटरेक्शन पार्टिकल दैट विल इंक्लूड, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कौन कौन सी होगी। डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डिस्पर्सन फोर्स होगा। तो ये हमें बताना है। सबसे पहले बता देता हूं, क्लास 11 कौन सा, क्लास 11 चैप्टर नंबर है कौन सा 5, स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर है 137। डायरेक्टली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिखी है। अब देखिए इसी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला इन्होंने, कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स होती है कोवेलेंट बॉन्ड, ये इंक्लूड नहीं होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स में। तो डी आपका इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे डी दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया, यहाँ पर डी दे दिया, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो साफ साफ इन्होंने बोला कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में इंक्लूड नहीं होते हैं। और सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो अलग अलग फोर्सेज दी हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 ABCE जो होती है, ये ABCE जो है वो तो है, बट कोवेलेंट बॉन्ड कभी इंटरमोलिकुलर फोर्स में नहीं आएगा। क्लियर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन एसेंशियल रीजन है मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ए डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक एंड डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। एमाइड की वजह से नहीं, अभी इन्होंने बोला है कि पैरामैग्नेट होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कलर शो होते हैं। तो आर हमारा फॉल्स हो जाएगा, ए हमारा ट्रू हो जाएगा, ए ट्रू आर फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन 2। कहाँ से है ये, क्लास 11 से, चैप्टर नंबर है 10, DS ब्लॉक से, पेज नंबर है 302। ये रहा स्क्रीनशॉट आपके सामने, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है NCERT से, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया NCERT से, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 2। क्लियर हो गया, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चाहिए प्योर NCERT बेस्ड फॉर नीट एग्जाम, तो यहाँ पर हम जो है टोटल 59 टेस्ट जो है वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2100 से ज़्यादा MCQs आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। कंप्लीट ईयर का शेड्यूल मिलेगा, बट ये पेड है, 590 रुपीज़ आपको एक बार देने हैं कंप्लीट ईयर के लिए। और वहाँ पर आपको भी पता है कि बायोलॉजी से भी आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट उसके लिए भी प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बायोलॉजी वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट वगैरह आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब यहाँ पर देखिए हमें नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है उसमें या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा या फिर रिमूव करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस के पास पहुँच पाएंगे। तो फ्लोरीन के पास में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो F- आ जाएगा। नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 चाहिए। सोडियम अगर एक लूज कर देगा यानी प्लस हो गया, और ऑक्सीजन अगर 2 और गेन कर लेगा
तो यहाँ पर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब हमसे पूछा इनमें से सबसे लार्जेस्ट आयन साइज क्या होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन चुकी है। और अगर हम यहाँ पे बात करें N-3, N-2, F-1 और Sa+, तो इनका जो साइज होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। सबसे बड़ा जो साइज आएगा वो हमारा नाइट्रोजन का निकल कर आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब ये कहाँ से है, ये है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वहां से आपको ये मिल जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 87 आपके सामने ये जो है वो एनसीईआरटी का दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सम ट्रैंक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बार्बियूरेट्स। तो यहाँ पे बार्बियूरेट से कौन सा जो है वो ट्रैंक्विलाइजर बिलोंग करता है, मेप्रोबेमेट, वैलियम, वेरोनल या फिर क्लोरी डायाएजिपोक्साइड। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वेरोनल, जहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 12th में, चैप्टर बिल्कुल लास्ट वाला है, चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और यहाँ पे पेज नंबर 453 आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है। ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज द रीजन। तो असर्शन रीजन है। इन इक्वेशन डेल्टा आर जी माइनस एन एफ ई नोट सेल बोला गया है, वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डिपेंड ऑन एन। यहाँ पे बोला गया कि जो डेल्टा आर जी की वैल्यू वो एन पे डिपेंड करती है। ई सेल बोला कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, डेल्टा आर जी बोला कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले बता दूं कि यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो आपकी क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहां से है। पेज नंबर ये है आपका 74, एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है। ये जो इक्वेशन लिखी गई है बिल्कुल सही है। डेल्टा आर जी होता है वो डिपेंड करता है एन पे, ई जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। और जो ये रीजन बताया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये एन पे डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 4 बन जाएगा। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन। नियोप्रीन इनमें से कौन सा बनाएगा। अब ये कहां से है, क्लास 12th में चैप्टर नंबर आपका 15 है पॉलीमर, वहां से है। पेज नंबर आपको बता देता हूं 441। अब आपके सामने यहाँ पर डायरेक्टली जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1। अब एनसीईआरटी में देख ले सकते हो कि डायरेक्टली ये जो है वो मेंशन किया गया है। ओके भैया, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 30 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 30 है, द कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन व्हाट इज द सी। यहाँ पर ये जो सी है ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर ए दिया गया, यहाँ पर पहले यहाँ पर फिर HN के साथ में रिएक्शन करवा के। अब देखिए यहाँ पर दो जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, एक CN है और एक OH है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में यहाँ पर इसको हीट करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो ये जो CN होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में, और ये जो OH है वो एलिमिनेट होके क्या बना लेगा, ईन बना लेगा, एल्कीन बना लेगा, यानी डबल बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप का प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पेज नंबर है वो 376 है। यहाँ पर CN जो है वो कन्वर्ट होता है COOH में, और नेक्स्ट वाला जो है वो पेज नंबर 388 हाइड्रोकार्बन से है। और वहां पर आप देख सकते हो कि अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे तो वहां पर क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, और OH जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये भी साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये दो चैप्टर का लिंक करके क्वेश्चन आया हुआ है। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेट ऑफ 2 मोल, ध्यान से याद रखना 2 मोल पूछा गया है, ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम इथेनेट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर बोला गया कि हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 मोल है, उसका वेट बताना है। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 2 मोल में, उसका वेट बताना। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कब बनता है, ऑब्टेन्ड बाय सोडियम इथेनोट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में रिएक्शन करवाते हैं, तब वहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनता है, वो बनता है मीथेन। ये कहां पर दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई है, पेज नंबर 379 क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन वाला। अब एक मीथेन में कितना होगा, तो यहां पर ये 12 + 4, ये टोटल 16 यहां पर इसका जो है वो वेट होता है। बट हमसे पूछा कितना है, 2 मोल में, तो 1 मोल के अंदर तो हमारा आ गया 16। तो 2 मोल में 2 × 16 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो आंसर बन गया ऑप्शन 1। चलिए भैया, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन। यहां पर इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी एमाइन नहीं देगा, ये हमसे पूछा गया है।
CH3CN के हम LiH4H3 के साथ में प्रोडक्ट में क्या देगा, NC के साथ में जब प्रोडक्ट बनेगा तो क्या प्राइमरी अमाइन देगा, CONH2 के साथ में करेंगे तो क्या प्राइमरी अमाइन देगा, और CONH2 के साथ में Br2KOH के साथ में अगर बनाते हैं तो क्या प्राइमरी अमाइन देगा। तो यहाँ पर इसमें प्राइमरी अमाइन मिलेगी और इन दोनों में प्राइमरी अमाइन मिलेगी। ये कहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर 393 394। कौन सा है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 है, एमाइंस वाला, एमाइन वाला चैप्टर है, वहां से है। आपके सामने स्क्रीनशॉट आपका एनसीईआरटी में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। पहले जब CH3CN के साथ में कर रहे हैं, LiH4 के साथ में तो प्राइमरी अमाइन मिल रहा है, फिर CH3CONH2 के साथ में LiH के साथ में करें तो प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। फिर नेक्स्ट ये पेज है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि अगर हम इसके साथ में Br2KH के साथ में करेंगे तो भी हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन 2। यहां पर हमें प्राइमरी अमाइन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। यहां पे बोला गया कि जो 20 ग्राम है उसका 20% ही प्योर है। तो एटॉमिक मास उसका दे दिया, यानी C कैल्शियम का दे दिया, और यहां पर हमसे पूछा कि CO2 जो है उसका कितना मास यहां पर निकलेगा। तो सिंपल सा देखो, सबसे पहले जो यहां पर हमें मास दिया है वो 20% ही प्योर है, मतलब इसका क्या हुआ, 20 × 20 अपॉन में 100। तो इसको कट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में केवल 4 ग्राम। ये हमारे पास में क्या आ गया, 4 ग्राम आ गया। अब देखिए, अगर ये 1 मोल यहां पे बन रहा है तो यहां पर 1 मोल ही रिलीज हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर इसको जो है वो मान लेते हैं कि यहां पर 1 मोल है, तो इसका टोटल कितना हो गया, 4 ग्राम। मोलिकुलर वेट इसका काउंट कर लीजिए, 40 ये हो गया। CCO3 को करेंगे तो ये 100 हो गया। तो ये 4/100 इतना जो है वो 1 मोल हो गया, किसका, CaCO3 का। अब CO2 का हमें वेट पूछना है, और मोलिकुलर वेट इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हमें इसका वेट बताना है, तो इस 44 को उधर ले जाएंगे, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 100 ये करेंगे तो ये आएगा 1.76। क्या आएगा, 1.76 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब आपको बताता हूं, ये अलग अलग जगह से क्वेश्चन हो सकता है, बट सिंपल यहां पे परसेंटेज वाला आपको याद रखना है। अब देखिए, ये अलग अलग जगह से कहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 से आया हुआ क्वेश्चन है। वहां पर आपका एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1.4 वहां से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये मोल वाला पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है, मोल वाला में आपको लगाना पड़ेगा कंसेप्ट, और फिर यहां पर आप इस टाइप के निकाल सकते हो। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप इसी चैप्टर में जो है वो एक्सरसाइज का 1.35 देखोगे तो वो भी क्वेश्चन लगभग इस टाइप का मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर ये हमारे पास में डाइजोनियम साल्ट है, Na2Cl है, यहां पर C2Br2 HBr के साथ में, फिर Mg ड्राई ईथर H2O के साथ में यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें बताना है। तो आपको बता देता हूं, ये हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले से क्वेश्चन है। कौन सा, क्लास 12th में चैप्टर नंबर आता है हमारा 10, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वहां से है। सबसे पहले यहां पर जब इसकी रिएक्शन हम Cu2Br के साथ में करवाएंगे तो आपको पता है कि N2 रिमूव हो जाएगा और केवल हमारे पास में क्या बनेगा, Br बनेगा। फिर उसके साथ में जब हम यहाँ पे Mg ड्राई जो ईथर की करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन जो होगा वो अटैच हो जाएगा, और हमारे पास में केवल क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, वुड्स-फिटिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट बन जाएगा। यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाइरिडीन रिस्पेक्टिवली आर। तो सिग्मा, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है पाइरिडीन के अंदर। सिंपल है। पाइरिडीन वाला कहां पर दिया हुआ है आपका, पाइरिडीन वाला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 पेज नंबर 340। पेज नंबर 340 पे ये रहा आपके सामने, देखिए पाइरिडीन का डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर डबल बॉन्ड क्लियर करोगे तो वो कितने हो गए, 3 हो गए। लोन पेयर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो है सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, अगर काउंट करोगे उसमें तो 3 11 मिलेंगे। और आपका पाई बॉन्ड से ही अगर आपको पता चल रहा है पाई बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, ऑप्शन 2। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। विच अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले दिए और हमें डायरेक्ट बताना है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT होता है, ये हमें साफ साफ पता है थर्मोडाइनिक्स में। क्लास 11th का चैप्टर नंबर हो गया ये हमारा 6,
चैप्टर नंबर हो गया 6 थर्मोडायनेमिक्स, उसका पेज नंबर मिलेगा 167। एनसीईआरटी आपके सामने दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर हो गया? ओके भैया, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड बी। तो यहाँ पर ये CH2O और यहाँ पर ये इधर बेंजीन है HI के साथ में, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हो। A B प्रोडक्ट पूछा है कि क्या बनेगा। सिंपल सा बात है कि यहाँ पर हमारे पास में एक तो CH2I बन जाएगा और एक हमारे पास में OH बन जाएगा। तो यहाँ पर ये CH2 है, ये I इधर चला जाएगा और ये H जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ से? ये एल्कोहल फिनोल ईथर, क्लास 12, चैप्टर नंबर है 11, एग्जाम्पल 11.7। अब देख लीजिए आपके सामने है, आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाई दे रहा होगा, ये एग्जाम्पल 11.7 है, कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ एन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सारे कर लें एनसीईआरटी के। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म द MO ऑक्साइड विच आर आयोनिक। सेकेंड है द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इन अटेंड इन Sc2O3 and Mn2O7. C a basic character increase from V2O3 to V2O4 and V2O5. D है V2O4 dissolved in acidic to give V4O3 salt and E है CRO is basic but Cr2O3 is amphoteric। तो आपको बता देता हूं ये कहां से आया हुआ है। सारा का सारा जो आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपका D एंड F ब्लॉक से है। क्लास 12th में चैप्टर नंबर हमारा कौन सा हो गया? 8 हो गया। पेज नंबर क्या है? 231 है। सारे के सारे मिल जाएंगे, आपके सामने है। एनसीईआरटी देख लीजिए, पहले सारी की सारी स्टेटमेंट रीड कर लीजिए यहां पर, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बता देता हूं क्या चीज है। सबसे पहले सी वाला, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, यहां पे डिक्रीज होते हैं और ये जाता जाता तो एम्फोटेरिक बन जाता है। यहां पर सेकंड क्या है? जब V2O3 डिसोल्व होता है एसिड में तो VO4-3 नहीं देता है। क्या नहीं देता है? वो देता है VO2+, ये देता है, नोट ये। तो यहां पर ये आपका जो C और D है वो दोनों की दोनों गलत हो जाएगी और आंसर आ जाएगा C एंड D बोथ आर इनकरेक्ट। और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था तो आंसर आ गया ऑप्शन 2। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में है विच अमोंग द फॉलोइंग बी मोस्ट रेयरली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। अब यहां पर देख सकते हो आपका यहां पर सिंपल है। अब देखो यहाँ पर इनमें तो NO2 अटैच है, यहाँ पर NO2 अटैच है, यहाँ पर NO2 अटैच है, यहाँ पर NO2 अटैच है। पर यहाँ पर देखिए जब डिहाइड्रेट होता है तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा और मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी बनेगा। बट यहाँ पर इन तीनों में जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर आएगी। तो इसलिए आंसर इसका आएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन फर्स्ट आएगा। अब एक चीज और याद रखना, ये एल्कोहल फिनोल ईथर में पेज नंबर 339 पे दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप अच्छे से देख सकते हो यहां पर। क्लियर है? तो यहां पर इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 टू 1500 केल्विन, यानी कौन सी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी ब्लास्ट फर्नेस में, किसके बीच में? 900 टू 1500 केल्विन टेम्परेचर के बीच में कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? FeO CO के साथ में कंबाइन कर रहा है, कार्बन CO2 के साथ में कार्बन कंबाइन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड SiO के साथ में कंबाइन कर रहा है, या फिर Fe2O3 CO के साथ में कंबाइन कर रहा है। तो ये जो तीनों रिएक्शन है वो तो होगी, फर्स्ट थर्ड तो तीनों की तीनों एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट है। ये कहां से आया हुआ क्वेश्चन है? ये जनरल प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पे पेज नंबर आ जाता आपका 160, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो तीनों रिएक्शन 900 टू 1500 केल्विन में दी हुई है और थर्ड वाली रिएक्शन ऊपर वाले में दी हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन 4। क्लियर हो गया? ओके चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग। मेजर प्रोडक्ट बताना है, इसके साथ में AgNH3OH2 और ये 3OH- दिया हुआ है। सिंपल देखिए ये वाला कौन सा दिया हुआ है? आपका टोलन रिएजेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टोलन रिएजेंट दिया हुआ है। अब इसके साथ में रिएक्शन करवानी है। सिंपल है। टोलन रिएजेंट वाला कहां पर है? क्लास 12th में
चैप्टर नंबर आपका 12 हो गया कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो गया। टोलेंट रिएजेंट दे रखा है, पेज नंबर है यहाँ पर 369 आपके सामने है, दिखाई दे रहा होगा। जब यहाँ पर होगा तो क्या होगा, जो आपका CHO है वो हट जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, COO माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका CHO है ये वाला हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COO माइनस आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 2 बन जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1s सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ द FCC। उन्होंने पूछा कि कितना फ्रैक्शन 1s सेंटर का जो है वो FCC में आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, 1/12 आएगा, 1/2 आएगा। डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आएगा आपका 1/4। कहां से है, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, उसी का पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 आपके सामने ये रहा स्क्रीनशॉट, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर साफ साफ 1/4 मेंशन किया हुआ है, डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 1/4। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज दी हुई है A+B और यहाँ पर इक्विलिब्रियम है C+D के साथ में। इनकी यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 2, 3, 10 और 6 दी हुई है रिस्पेक्टिव 300 केल्विन पे। डेल्टा G0 पूछा है, रिएक्शन के लिए R की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए ये दो जगह से है आपका क्वेश्चन, सिंपल बता देता हूं, दो जगह से है। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो थर्मोडायनेमिक्स से है, कहां से है, थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है कि चैप्टर नंबर आपका 6 है, क्लास 11th का है, तो वहां से आपका सिंपल सा है। अब यहां थर्मोडायनेमिक्स से होने से क्या है, यहां पर डेल्टा G जो होगा वो आपका यहां पर -2.303 RT log, ये नेचुरल लॉग लिया है, नेचुरल लॉग Kc। अब ये आपका -2.3 नहीं दिया, पहले R दे दिया, यहां पर ये 2, T दे दिया 300 केल्विन, और लोग कैसे निकालेंगे, तो Kc के लिए हमें जाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। इक्विलिब्रियम में पेज नंबर 199 आपके सामने एनसीईआरटी पे यहाँ पे देख सकते हो। हमें क्या करना पड़ेगा, Kc निकालना है तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है 10 × 6 और यहाँ पर ये 2 × 3, तो ये निकालोगे तो ये 60/6 × 10, तो ये log Kc कितना आ गया 10, तो log 10 कितना होता है 1। तो सिंपल क्या करना है हमें, अब डेल्टा G = -2.303 और R और T की वैल्यू लगा के और 1 लगा के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा -1381.80, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ओके भैया नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज, ये कंसीडर हमें देख लिए। अब पूछा क्या है, द नंबर ऑफ कंपाउंड एंड स्पीसीज विच ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल पूछा है, हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ है साफ साफ, क्लियर है। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला तो आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर है 399, आप पहले देख लीजिए। हक्कल रूल क्या होता है, जो 4n+2 के रूल को फॉलो करता है। इसके नीचे देखिए एरोमेटिक में दिया हुआ है, तो 3 तो ये डायरेक्टली दिए हुए हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, क्लियर है। इसके अलावा हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो 4n+2 को फॉलो कर ले, जो 4n+2 को फॉलो कर ले। अब देखो यहाँ पर ये 3 तो हमें दे दिए, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना क्योंकि ये तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अब ये रह गया, इसमें देखो 1 और 2 यहाँ पे केवल और केवल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4n+2 में अगर हम इसको वैल्यू 0 भी करते हैं तब भी ये नहीं आएगा, तो ये हमारे सामने नहीं आ सकता। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, किसके बारे में, ये वाले पास में। अगर यहाँ पर देखो 2 और 2 4 हो गया, तो 4n+2 = 4, तो ये यहाँ पर कोई भी n की वैल्यू नहीं आ सकती, इंटीजर के बीच में आएगी, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 देखते हैं, यहाँ पर केवल और केवल 2 है, तो n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, तो ये वाला जो है वो हक्कल रूल को फॉलो करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। 1 2 3 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं करेगा, तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो 3 नहीं करेंगे और 4 हमें करेंगे। तो हमसे पूछा कि नंबर ऑफ कंपाउंड जो करेंगे, जो फॉलो करेंगे। नोट अगर पूछते तो 3 होते, जो पूछ रहे हैं कि कौन से करेंगे, तो हमारे पास में टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 4, तो हमारा आंसर 4/4, तो यहाँ पर 4th हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। कोबाल्ट के सामने यहाँ पे NH3NO दिया हुआ है, कोबाल्ट के सामने Cl2En2 दिया हुआ है,
CONH3 दिया हुआ है, CO यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो बाकी देखिए यहाँ पर EN2 जो है वो बाइडेंडेट लिगेंड है, उस टाइप से भी स्ट्रॉन्ग होगा। बट अकॉर्डिंग टू NCERT जहाँ पर हमें D7 मिलेगा, जहाँ पे जैसे कोबाल्ट D7 है, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ये कहाँ से है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, पेज नंबर 258 है, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 है, आपके सामने NCERT में देख लो, लास्ट लाइन रीड कर लो। फिर यहाँ पर दिया हुआ कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आंसर भी निकाल सकते हो। क्लियरली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 है ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ABC पूछा है। डायरेक्टली NCERT का है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा? रिडॉक्स रिएक्शन वाले से क्लास 11th में चैप्टर नंबर कौन सा है? यह आपका 8th चैप्टर नंबर है 8 रिडॉक्स रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल है 8.8, मतलब उस चैप्टर का 8th एग्जाम्पल है। पहले देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पर ढंग से, ये कि यही रिएक्शन कॉपी पेस्ट की गई है और वहां पर ABCD कोफिशिएंट आपके लिखे हुए हैं साफ साफ। तो A कितना है आपका 1 है, B कितना है 3 है और C कितना है 8 है। तो यहाँ पर अब आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए 4 1 3 8 यहाँ पर ABC आएगा। तो आपका आंसर आ गया बहुत आसानी से ऑप्शन 4। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में स्टेटमेंट दी हुई है द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रिफिकेशन। इन्होंने बोला कि अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो वहाँ पे यूट्रिफिकेशन होता है। सेकंड बोला यूट्रिफिकेशन लीड टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी। डेफिशिएंट नहीं इंक्रीज होता है तो यूट्रिफिकेशन होता है। पहला गलत है और सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा 3rd। अब ये कहां पर दिया हुआ है? क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेज नंबर 415। ये रहा आपके सामने, अच्छे से स्क्रीनशॉट देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए, आपके सामने यहां पर ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ओके भैया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। अब 48 है आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब पहले बता रहा हूं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 3 चैप्टर हैं इसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर है, पहले ही बता देता हूं। NCERT का है, 100% NCERT का है। पहले का बात करते हैं एक एक करके। पहले ये वाला और ये वाली जो रिएक्शन है वो दी हुई है एल्कोहल फिनोल ईथर में। कहां पे दी हुई है? एल्कोहल फिनोल एंड ईथर में। क्लियर है? अब ये चीज आपको पहले पता होनी चाहिए, क्लास 12th में है। अब यहां पर पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर 330 पे ये वाली रिएक्शन मिलेगी। जब CH3CHO को LiH4 में यहां पर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर हमें एल्कोहल मिलेगा। एल्कोहल मिलेगा मतलब CH3CH2OH, ये बनेगा A वाला। पेज नंबर 330 पे एल्कोहल फिनोल ईथर में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 338 पेज नंबर पे। 338 पे आप देखिए, यहां पर जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर हमें एल्कीन मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा H2SO4 के साथ में करवाने के बाद में। ये चीज क्लियर हो गई? ओके भैया, अब चलते हैं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आएगा। जब हम यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है उसकी HBr के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो हम हाइड्रोकार्बन में चले जाएंगे। पेज नंबर 389 जहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन है वहां पर HBr का ऐड करवाएंगे। तो ये पेज नंबर 38 पे हाइड्रोकार्बन वाला है, आप देख सकते हो अच्छे से। तो यहां पर जब ऐड करवाते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2Br बनता है, आपके सामने दिखाई देगा। ओके भैया, अब नेक्स्ट वाला कौन सा चैप्टर आ गया? अब यहां तक तो यहां पर ये जो C है वो बना है हमारा CH3CH2 और ये Br। अब यहाँ पे सोडियम डाई ईथर और ये देखिए Br दिया हुआ है। अब पूछा क्या? ये आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गई और ये आपका चले गए हम हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर। हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर वुड्स फिटिक रिएक्शन है, पेज नंबर 316 आपके सामने है, देख सकते हो। जब इसको करवाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर ये जो हमारे साथ में Br के साथ में ये जो R ग्रुप लगा था CH3CH2 वो यहां पर इस बेंजीन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन के साथ में जब हम यहां पर CH2CH3 ऐड करवाएंगे तो ये हमारा ऑप्शन 4th हमें मिल जाएगा। तो यहां पर ये 3 चैप्टर है, प्योरली NCERT बेस्ड है, आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया है।
चलिए भैया नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 है प्यूमिस स्टोन इज एग्जांपल ऑफ जेल, सॉलिड सोल, फोम या फिर सोल। तो यहाँ पर प्यूमिस स्टोन किसका एग्जांपल है? सॉलिड सोल का है, साफ साफ दिया हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। देख लीजिए टेबल पेज नंबर 136 पे है ये, और यहाँ पर ये देखिए आपके सामने साफ साफ मेंशन की हुई है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है? ओके, लास्ट क्वेश्चन है भैया, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर एंड यहाँ पे बॉन्ड्स बताने कितने हैं। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में बताने कितने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में बताने हैं, पायरोसल्फ्यूरिक में बताने हैं, इन सब में एक एक करके बताने हैं। ओके भैया, बात करें, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले देखिए पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में आपका जो है वो 2 SHO बॉन्ड आएगा, ये तो सब में ही दिया हुआ है, 2 SHO बॉन्ड आएगा। अब SO बॉन्ड 4 आएगा, ये भी इन दोनों में दिया हुआ है। पर ये आपका SOOS बॉन्ड आएगा ये वाला, तो ये A जो है वो हमारा चला जाएगा थर्ड के साथ में, पहली चीज याद रखनी है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको सबको पता है H2SO4 होता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर दो है, जो SOH बॉन्ड है वो केवल 2 है और 2 ही आपका SO बॉन्ड है, तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हमारे जो है वो 2 SHO बॉन्ड, 4 SO और 1 SOS बॉन्ड चला जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट के साथ में चला जाएगा। एंड D जो है वो हमारा सेकंड के साथ में चला जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब ये कहां से है? ये है क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 द P ब्लॉक एलिमेंट, पेज नंबर 194। ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अच्छे से देख लो, दिख गया? क्लियर है? एनसीईआरटी से दिखा दिए सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।